हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका हिंदी गद्य है तो उसकी क्लास मेरे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। तो जिसमें मैं आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं उनको मैं एक सीक्वेंस में यानी सीरियल वाइज से आपकी सभी यूनिट्स को कंप्लीट कराऊंगी। तो आप लोग पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। उसके अलावा आपको मेरे चैनल पर अपने बीए से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ और मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। जैसा कि जो आपके सिलेबस में आपकी यूनिट नंबर 1 है तो उसमें आपका तीसरा टॉपिक है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। और पिछली वीडियो में हमने हिंदी उपन्यास का उद्भव और उसके विकास के बारे में देखा था। और हम आज देखेंगे कि हिंदी का जो नाटक है उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी के नाटक का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए या विवेचना कीजिए। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। तो आइए देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, जिस तरह हिंदी साहित्य में नाटक लिखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, यानी कि जो हिंदी का साहित्य है उसमें नाटक की जो लिखने की परंपरा है वो बहुत ही प्राचीन काल से ही चली आ रही है। संस्कृत साहित्य में बहुत समय पूर्व कालिदास ने, भास तथा भवभूति इत्यादि ने अनेक कलापूर्ण नाटकों की रचना की थी। इस प्रकार हिंदी को भी नाटक परंपरा विरासत के रूप में मिला, यानी कि प्राचीन काल में ही नाटक लिखे जा रहे थे। तो इस तरह जो हिंदी का नाटक है वो जो नाटक की परंपरा है वो हिंदी को एक विरासत में मिली थी। किंतु देखिए, इन्हीं कारणों से साहित्य की इस विधा का विकास आधुनिक काल से पूर्व न हो सका। कहने का मतलब ये है कि जो गद्य की विधा है नाटक, तो इसका विकास आधुनिक काल से पहले नहीं हो पाया था। देखिए, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से इतना अव्यवस्थित था कि किसी का भी नाटक रचना की ओर ध्यान न गया। और यही ध्यान न जाने का एक कारण है कि इस गद्य की विधा का विकास नहीं हो पाया। भक्ति काल एक ऐसा युग था जिसमें निराशा ही निराशा थी और निराशा ही निराशा थी। और जो संत कवि थे उन्होंने साधारण समाज के मन में भगवान की भक्ति एवं उसके गुणगान को इतना महानता स्थापित कर दी थी कि वे अपने सामाजिक अवस्था को भूल चुके थे। देखिए, यहाँ पर भक्ति काल की बात हो रही है कि इस काल में क्या है कि निराशा ही निराशा थी और ईश्वर की, भगवान की भक्ति में इतना बिजी हो गए थे कि अपनी सामाजिक अवस्था को पूरी तरह से संत कवि भूल चुके थे। इसी कारण इस काल में क्या है, नाटक का विकास न हो सका। रीतिकाल, अब देखिए रीतिकाल की बात हो रही है कि रीतिकाल में भारत पर मुसलमानों का शासन पूर्ण रूपेण स्थापित हो चुका था। यानी कि रीतिकाल में भारत पर मुसलमानों का शासन स्थापित हो चुका था। इस वातावरण में नाटकों का लिखा जाना संभव था। यानी कि इस टाइम में नाटक का लिखा जाना संभव जरूर था, लेकिन इस्लाम के अनुसार नाटकों का अभिनय धर्म विरुद्ध था। यानी कि रीतिकाल में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, नाटक लिखना संभव जरूर था, पॉसिबल जरूर था, लेकिन इस्लाम धर्म के अनुसार नाटक लिखना धर्म के खिलाफ था। इसी कारण नाट्य रचना को प्रोत्साहन न मिल सका और यही कारण है कि रीतिकाल में भी नाटक का विकास न हो पाया। आधुनिक काल में गद्य साहित्य के विकास के साथ साथ नाट्य साहित्य की ओर भी साहित्यकारों का ध्यान गया। और जब आधुनिक काल आया तो इसमें जो साहित्यकार थे उनका ध्यान नाटक की तरफ गया। इन लोगों ने सोचा कि इन्हीं नाटकों के द्वारा वे अपने समाज की वर्तमान समस्याओं को जनता के सामने रख सकते हैं। यानी जो साहित्यकार थे उनके मन में ये ख्याल आया कि जो हमारे समाज की प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है, जो यहाँ की समस्या है, उसको हम जनता के सामने सिर्फ नाटक के द्वारा ही प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि नाटक में जो समस्याएं होती हैं सोसाइटी की उनको भी प्रेजेंट किया जाता है। तो उसी काल से यानी आधुनिक काल से ही नाटक लिखना क्या हुआ, शुरू हुआ और उसका विकास आगे बढ़ा। देखिए, इसी कारण इस युग में अनेक प्रकार के नाटकों की रचना की गई थी। देखिए, डॉक्टर गोविंद राम शर्मा लिखते हैं। देखिए, डॉक्टर गोविंद राम शर्मा की डेफिनेशन है, जब नाटक का उद्भव आपसे पूछा जाएगा तो आप ये सारी चीजें लिखने के बाद ये डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। देखिए, अंग्रेजों के शासन की प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात देश में शांति की स्थापना हुई।
गद्य का विकास भी होने लगा, शिक्षा का प्रचार हुआ और लेखकों का ध्यान गद्य के अन्य रूपों के विकास के साथ साथ नाटक रचना का भी आकृष्ट हुआ। तो तभी से क्या हुआ, आधुनिक काल से ही जो लेखक थे गद्य के अन्य रूपों के विकास के साथ साथ उनका ध्यान नाटक की रचना की ओर गया और उन्होंने नाटक लिखना भी शुरू किया और यहीं से नाटक का उद्भव हुआ। और आगे देखते हैं इसका विकास किस तरह हुआ। देखिए पहला पॉइंट है भारतेंदु पूर्व युग। देखिए इस भारतेंदु पूर्व युग का मतलब भारतेंदु युग से पहले जो नाटक था वो किस तरह लिखा गया, उसका विकास कैसे हुआ, उसको पढ़ना है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि भारतेंदु युग से पूर्व नाटक की मतलब क्या दशा थी, नाटक का विकास हुआ था या नहीं, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए भारतेंदु युग से पूर्व के नाटक साहित्य का अवलोकन करते हुए डॉक्टर दशरथ ओझा ने नाटक का उद्भव 13वीं शताब्दी से माना है। यानी कि डॉक्टर दशरथ ओझा ने जो नाटक का उद्भव है वो 13वीं शताब्दी से माना है। तो प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार नाटक का उद्भव किस शताब्दी में हुआ, तो 13वीं शताब्दी। देखिए उनके अनुसार यानी डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार गाय सुकुमार रास ही हिंदी का सर्वप्रथम नाटक है। यानी इनके अनुसार गाय सुकुमार रास। प्रश्न आता है जिनका भी एमसीक्यू प्रश्न होता होगा एग्जाम में, तो एक प्रश्न आता है कि डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार हिंदी का सबसे पहला नाटक कौन सा है। ऑप्शन में कई नाटक दिए जाएंगे तो उसमें गाय सुकुमार रास आप उसमें टिक लगा दीजिएगा। किंतु इसमें नाटक के गुणों का अभाव है। कहने का ये मतलब है कि इन्होंने तो इसको गाय सुकुमार रास को पहला नाटक मान लिया, लेकिन इस नाटक में जो नाटक के गुण हैं, एलिमेंट हैं, उसका अभाव यानी कमी है। इस कारण इसे हिंदी का प्रथम नाटक नहीं माना जा सकता। मिथिला भाषा में भी अनेक नाटक हैं जिसमें विद्यापति का गौरव विनय महत्वपूर्ण है। देखिए ये सभी नाटककार हैं और इनके नाटक हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा जब भारतेंदु युग से पूर्व के नाटक की दशा पूछी जाएगी। अब देखिए इसी प्रकार आगे चलकर पद्यबद्ध नाटकों की रचना हुई। इसमें रामायण, महानाटक, समयसार नाटक, हनुमान नाटक तथा प्रबोध चंद्रोदय महत्वपूर्ण हैं। ये सभी नाटक है जिनका भारतेंदु युग से पहले इन सभी नाटकों का विकास हुआ। इन नाटकों में कविता का अत्यधिक प्रयोग किया गया और नाटकीय तत्वों की कमी है। देखिए इस नाटक में क्या था, भारतेंदु युग से पहले के जो नाटक थे ये सभी, तो इसमें कविताओं का यूज किया जाता था। यानी जो 2 लाइन 4 लाइन की कविताएं थी उनका यूज किया जाता था और जो नाटक के तत्व होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी कमी थी। इस प्रकार भारतेंदु युग से पूर्व जितने भी नाटक लिखे गए थे वो पूरी तरह से नाटक की परिधि के अंतर्गत नहीं आते। परिधि का मतलब जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल है, गोल सा मान लेते हैं, ये गोल जो ये लाइनिंग आप देख सकते हैं, परिधि, उसको परिधि बोलते हैं। तो उसकी परिधि के अंतर्गत नहीं आते थे, नाटक के परिधि के अंतर्गत नहीं आते थे। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भी भारतेंदु युग से पहले के नाटक लिखे गए उसमें नाटक के गुणों का अभाव था। तो आप इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आपको लिखना रहेगा। अब देखिए कुछ विद्वान भारतेंदु के पिता गोपाल दास यानी गिरधर दास द्वारा लिखे गए नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। यानी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि वो किस लेखक के किस नाटक को पहला हिंदी का नाटक मानते हैं। तो यहाँ पर कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि गोपाल दास द्वारा जो लिखा गया नहुस नाटक है वो हिंदी का पहला नाटक है। तो कुछ महाराज विश्वनाथ द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। तो देखिए सारे ही विद्वानों में मत है कि कौन सा हिंदी का पहला नाटक है। तो आपको सभी के द्वारा जो माना गया नाटक है आपको याद रखना है। अब देखिए इन नाटकों की भाषा ब्रज है। इन नाटकों में नाट्य तत्वों का निर्वाह भली प्रकार हुआ है। इसी समय राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के सांस्कृतिक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। यानी इसी समय राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या किया, कालिदास का जो ये नाटक था उसका अनुवाद किया था। इसका पद तो ब्रज भाषा में है पर गद्य की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। इस नाटक को देखकर इस युग में अनेक साहित्यकारों को प्रेरणा मिली और उन्होंने हिंदी के नाट्य रचना आरंभ कर दी। देखिए भारतेंदु पूर्व युग के जो भी नाटक थे हमने उनको देखा। अब हम देखेंगे भारतेंदु युग के नाटक। भारतेंदु युग में कौन कौन से नाटक लिखे गए, किनके द्वारा लिखा गया, हम वो देखेंगे।
और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं आपको सभी पढ़ना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी उठाकर प्रश्न दिया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जितनी भी वीडियोस मैं आपकी अपलोड करूंगी आपको सब पढ़ना है, आप सभी को पढ़िएगा, क्योंकि कहीं से भी आपका प्रश्न उठाकर दे दिया जाएगा और मैं आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट कराती हूँ सिर्फ इसीलिए स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें और आपका कहीं से भी पेपर में प्रश्न आए आप उसको आसानी से उत्तर लिख सकें। अब देखिए भारतेंदु युग में कौन कौन से नाटक लिखे गए, उनका विकास कैसे हुआ। देखिए वस्तुतः हिंदी में नाटकों का समुचित विकास भारतेंदु काल से ही माना जा सकता है, यानी कि भारतेंदु युग से पहले जो हिंदी का नाटक था उसका जो विकास हुआ तो उसको हम नहीं मान सकते कि उसमें हिंदी के जो नाटक थे उसमें पूरी तरह से नाटकों के गुण थे, लेकिन भारतेंदु युग में जो नाटक लिखे गए उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग ही हिंदी के नाटक के विकास का काल माना जा सकता है। देखिए डॉक्टर गोविंद राम शर्मा के अनुसार एक परिभाषा है, भारतेंदु का समय राष्ट्रीय जागरण का ऊंचा काल था। उन्होंने जनजीवन में चेतना के संचार के लिए नाटकों को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में अपनाया, यानी कि जनजीवन से रिलेटेड जो भी चीजों की चेतना देनी थी, अगर जनता को किसी भी समस्या से परिचित कराना था तो उन्होंने नाटक को एक अच्छे माध्यम के रूप में एक्सेप्ट किया और उसी के द्वारा सभी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट किया। तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कुरीतियों तथा सामाजिक शोषण के विरुद्ध और अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रति सजग चेतना उत्पन्न करने के लिए भारतेंदु तथा उसके समकालीन साहित्यकारों ने जनजीवन का यथार्थ चित्र देखिए तो जनजीवन का यथार्थ, फिर आगे देखिए चित्र जनता की आंखों के सामने प्रस्तुत करने के लिए नाटकों की रचना का रंच मंच, उनके अभिनय की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि भारतेंदु युग से पहले इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया जा रहा था और नाटक का विकास नहीं हो पाया, लेकिन भारतेंदु युग में देखिए क्या हुआ कि जो भी सामाजिक, धार्मिक और अंधविश्वास थे, जो भी रूढ़ियां, कुरीतियां, सामाजिक जो भी शोषण था, उन सभी के प्रति जनता की आंखों को खोलने के लिए जनता के सामने क्या किया गया, मंच पर नाटक को प्रस्तुत करने की व्यवस्था बनाई गई। देखिए जो नाटक होता है उसे इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं और ड्रामा हमेशा स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। और देखिए ड्रामा भी कई तरह के होते हैं, तो ड्रामा को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है और जो भी समस्याएं होती हैं सोसाइटी की या फिर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो उसको स्टेज पर परफॉर्म करके जनता को दिखाया जाता है कि क्या सोसाइटी की कंडीशन है। देखिए अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ते होंगे अपने थर्ड सेमेस्टर में, तो आपके इंग्लिश लिटरेचर में भी थर्ड सेमेस्टर में आपका ड्रामा ही है, तो उसमें सारे ड्रामा के एलिमेंट्स भी हैं। तो उसकी क्लास भी मेरे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। अगर आप पढ़ते हैं या आपके कोई दोस्त पढ़ते हैं तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें। देखिए इस प्रकार भारतेंदु समय की पुकार को पहचाना और समाज की समस्याओं को जनता के सामने रखने के लिए नाटक साहित्य का सहारा लिया, यानी इस टाइम में समाज को पहचानने और समाज की समस्याओं को जनता के सामने रखने के लिए, उनको दिखाने के लिए क्या किया गया, नाटक का सहारा लिया गया और स्टेज पर परफॉर्म किया जाने लगा। भारतेंदु जी ने स्वयं 14 नाटकों की रचना की। देखिए भारतेंदु जी ने भी खुद 14 नाटकों की रचना की। तो प्रश्न आ जाता है ना, भारतेंदु जी ने कितने नाटकों की रचना की, तो आपको याद रखना है। जिनका एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होता है उनको भी ये पूरी क्लास लेनी है, तभी आप ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं आप इनको जान पाएंगे। क्योंकि बच्चे मुझे कमेंट करते हैं मैम हमारा तो एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होता है, तो क्या हमें ये पूरा पढ़ना पड़ेगा? तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे आप कर कैसे पाएंगे। तो देखिए जहाँ पर भी ऐसे पॉइंट आते हैं जो आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, मैं उनको बताती रहती हूँ, तो इसलिए आपको पूरी क्लास करनी इम्पोर्टेंट है। इनमें कुछ मौलिक हैं और कुछ अनुदित। किनकी बात हो रही है? भारतेंदु जी के नाटकों की बात हो रही है। जो 14 नाटक ये लिखे हैं उनमें कुछ मौलिक नाटक हैं और कुछ अनुदित नाटक हैं। सत्य, हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शा, नील देवी, चंद्रावली, वैदिकी हिंसा, नभवती, विस्मय, विस्मौषधम तथा भारत जननी इनके मौलिक नाटक हैं। ये सभी जो नाटक आप देख रहे हैं ये भारतेंदु जी के मौलिक नाटक हैं। तो प्रश्न आ जाता है भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों को बताइए, तो आपको ये लिखना होगा अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शा, ये जितने भी नाटक अभी मैंने आपको बताए। उसके अलावा देखिए लेखक ने इनमें युग की समस्याओं का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है, यानी उस टाइम में जो भी समस्याएं थी उनको अपने इन नाटकों में प्रस्तुत किया है और लिखा है।
इन नाटकों में देशभक्ति की भावना भरी पड़ी है। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं, स्त्री शिक्षा, देश प्रेम और अंधविश्वास इत्यादि विषयों को उन्होंने अपने नाटकों में स्थान दिया है। देखिए, अब देशभक्ति की भावना इनके नाटकों में पूरी तरह से भरी है और ये जितनी भी आप देख सकते हैं कि स्त्री की शिक्षा को लेकर, देश प्रेम से लेकर, अंधविश्वास से लेकर, कुप्रथाओं से लेकर, इन सभी विषयों पे, इन सभी टॉपिक में इनके नाटकों में एकदम भरा है। इन्होंने अपने नाटकों में इन्हीं सब टॉपिक पर पूरा लिखा है। समझ लीजिए, अपने नाटकों की पृष्ठभूमि इन्होंने इन्हीं को बनाया है। इसके साथ साथ पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषयों पर भी भारतेंदु जी के नाटक लिखे। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु जी ने कैसे कैसे नाटक लिखे, किन किन टॉपिक पर लिखे, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आ जाता है कि भारतेंदु जी ने किन किन विषयों पर नाटक लिखा है, कौन कौन से नाटक लिखे हैं, तो आप बड़े ध्यान से इनको पढ़िए। नील देवी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित नाटक है, जो सत्य हरिश्चंद्र एक पौराणिक नाटक है। यानी ये जो नाटक आप नील देवी देख रहे हैं वो एक ऐतिहासिक नाटक है। भारतेंदु जी के समय में पारसी कंपनियों में नाटक दिखाने की प्रथा थी। वे स्थान स्थान पर घूमकर नाटक दिखाया करते थे, किंतु इनके नाटक वासनात्मक होते थे और भारतीय संस्कृति को कलुषित करते थे। इन नाटकों के परिणामों के प्रति भारतेंदु पूरी तरह से जागरूक थे। इसी कारण उन्होंने अपने नाटकों की रचना के द्वारा जनता की रुचि को सुधारने का प्रयत्न किया। यानी उन्होंने ऐसे ऐसे नाटक लिखे कि जनता की जो रुचि है उसको सुधारा जा सके, समाज की जो समस्याएं हैं उसको सुधारा जा सके, क्योंकि समाज की जो समस्याएं नाटक के द्वारा ही दिखा करके उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाता था। तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना में इनके नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना थी उनमें इनके नाटक का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने केवल नाटकों को लिखा ही नहीं, अपितु उनके समाज तक पहुंचाने के लिए भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना भी की। इन्हें अपने इस कार्य में पर्याप्त सफलता मिली। देखिए, इन्होंने जो भी नाटक लिखे हैं, भारतेंदु जी ने जो भी नाटक लिखे हैं, उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं है, बल्कि उन नाटकों को समाज तक पहुंचाने, समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना की थी और उन्होंने अपने इस कार्य में पूरी तरह से सफल हुए थे। यानी अपने द्वारा लिखे गए नाटकों को समाज में पहुंचाने में, जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह से वो सफल भी हुए थे। तो स्टूडेंट्स, देखिए, इस तरह से जब आपके प्रश्न आएंगे कि भारतेंदु युग में नाटक का विकास कैसे हुआ, भारतेंदु द्वारा लिखे गए नाटकों का वर्णन कीजिए, तो आपको ये पूरा लिखना होगा। इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, आपका अगला टॉपिक है द्विवेदी युग। हमने भारतेंदु युग में जो भी नाटक का विकास हुआ, भारतेंदु जी के द्वारा जो भी नाटक लिखे गए उनको पढ़ लिया। अब हम द्विवेदी युग के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग ये सभी युग हैं, इन सभी से प्रश्न आता है। इसके पश्चात देखिए, यानी भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग में भी अनुदित नाटकों का ही अधिकार क्रम चला। यानी इसमें भी अनुदित नाटकों का ही क्या है, क्रम चला। इस काल में बंगला नाटककार D.L. राय तथा गिरीश घोष ने नाटकों का अनुवाद। इसी काल में यानी द्विवेदी युग में नारायण प्रसाद बेताब ने पारसी कंपनियों की उर्दू शैली को हिंदी में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी इन्होंने जो पारसी कंपनियां की उर्दू शैली थी उसको हिंदी में परिवर्तन कर दिया। इन्हीं की प्रेरणा से राधे श्याम, कथावाचक तुलसीदास, रशैदा, हरिकृष्ण जौहर तथा आगा हरस कश्मीरी ने भी नाटक लिखे। प्रश्न आ जाता है, द्विवेदी युग में कौन से नाटककार थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, राधे श्याम, कथावाचक तुलसीदास, रशैदा, हरिकृष्ण जौहर तथा आगा हरस कश्मीरी ने नाटक लिखे। इन नाटकों को साधारण तौर पर रंगमंच पर खेला जा सकता है। यानी जो इन्होंने नाटक लिखे हैं उनको रंगमंच का मतलब स्टेज पर परफॉर्म किया जा सकता है, इनके द्वारा लिखे गए नाटकों को। राधे श्याम का भक्त प्रहलाद, श्री कृष्ण हसरत का महात्मा कबीर और श्री कृष्ण चंद्र का कौमी तलवार, देखिए इनके नाटकों के नाम हैं। इस काल के नाटककारों में जमुनादास मेहरा ने शेक्सपियर से प्रभावित होकर परिणाम नाटक की रचना की। शेक्सपियर जो कि इंग्लिश पोएट थे, ऑथर थे, तो उनसे प्रभावित होकर भी इन्होंने क्या किया, हिंदी के नाटकों की रचना की।
इस काल में अनेक प्रहसन भी लिखे गए। बद्रीनाथ भट्ट ने विवाह विज्ञापन था। मिस अमेरिका में विश्वज्ञात नवीनता है। इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की रचना अधिक संख्या में हुई। यानी कि आपको याद रखना है कि द्विवेदी युग में ऐतिहासिक नाटकों की बहुत ज्यादा रचना हुई। मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि किस युग में ऐतिहासिक नाटकों की रचना सबसे अधिक हुई, तो ऑप्शन में दे देगा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु पूर्व युग, प्रसाद युग, कोई भी तो आपको द्विवेदी युग पर टिक करना रहेगा। उसके बाद देखिए जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का तुलसीदास, माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध तथा गोविंद वल्लभ पंत ने वरमाला नाटक की गणना भी इसी श्रेणी में की जा सकती है। यानी इन नाटककारों द्वारा जो ये नाटक लिखे गए वो भी द्विवेदी युग में ही लिखे गए। अब आपका अगला टॉपिक है प्रसाद एवं प्रसादोत्तर युग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए भारतेंदु युग और प्रसाद युग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे अब इनमें पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन से नाटककार थे, कौन कौन से नाटक भारतेंदु युग में लिखे गए। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम ये जो पढ़ रहे हैं ये हिंदी के नाटक का विकास पढ़ रहे हैं कि किस किस काल में कौन कौन से नाटक लिखे गए, किस तरह से नाटकों का विकास हुआ, किस तरह नाटक आगे बढ़ा। अब देखिए हम प्रसाद युग के बारे में पढ़ेंगे। यदि नाटक साहित्य का शैशव भारतेंदु युग में बीता तो इसका यवन प्रसाद युग में आया। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि भारतेंदु युग और प्रसाद युग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसाद के नाटकों का सम्राट माना जाता है, यानी प्रसाद को, जैसे प्रसाद को नाटकों का क्या माना जाता है, सम्राट माना जाता है। और मैंने आपको एक वीडियो में शायद बताया था कि उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद्र को माना जाता है, तो याद रखिएगा। पूछा जाता है हिंदी उपन्यास का सम्राट किसे माना जाता है, तो प्रेमचंद्र को। उन्हें हिंदी उपन्यास के सम्राट की उपाधि प्राप्त है। किनको? प्रेमचंद्र को। और हिंदी नाटक का सम्राट किनको माना जाता है? प्रसाद जी को। प्रसाद ने नाटक साहित्य में एक नवीन धारा दी। उन्होंने पात्रों में अनेक व्यक्तित्व के कठपुतली मात्र न बनाकर उनमें प्राण फूके और उनके चरित्र का स्वतंत्र विकास प्रस्तुत किया। यानी कि जो पात्र थे नाटकों में उनको कठपुतली ही न समझकर बल्कि उनमें प्राण फूके, यानी इतने अच्छे अच्छे इन्होंने नाटक लिखे कि उनमें प्राण फूके और उनके चरित्र को पूरी तरह से स्वतंत्र विकास प्रस्तुत किया नाटकों में। प्रसाद ने संस्कृत की नाट्य परंपरा को अपनाते हुए पाश्चात्य नाटक शास्त्र के सिद्धांत को भी अपने नाटकों में घटाने का प्रयत्न किया। उनके नाटक पाश्चात्य नाटक कला के अनुसार पात्रों के अंतर्द्वंद से आरंभ होकर भारतीय नाट्य पद्धति के अनुसार शांतिपूर्ण अंत को प्राप्त करते हैं। इन्होंने अपने नाटकों में नांदी पाठ, भरतवाक इत्यादि को कोई स्थान नहीं दिया। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में नांदी पाठ और भरतवाक को कोई जगह नहीं दी है। इनके नाटक न तो सुखांत हैं और न ही दुखांत, अपितु प्रसादांत हैं। यानी इनके नाटक में न तो पूरी तरह सुख है और न ही दुख है, बल्कि प्रसादांत है। फिर देखिए उनके नाटकों में एक आलोचक को ठीक ही लिखा है, यानी कि उनके नाटकों के एक आलोचक ने ठीक ही लिखा है, किसी आलोचक ने लिखा है उनके नाटकों पर कि उनके नाटकों का अन ऐसी वैराग्यपूर्ण भावना से होता है कि जिसमें नायक की विजय हो जाती है, किंतु वह स्वयं उपभोसार बनकर प्रतिनायक को ही लौटा देता है। इस प्रकार वे विचित्र अंत को प्रसादांत की संज्ञा दी गई है। अब देखिए प्रसाद एवं प्रसादोत्तर युग के बाद हम देखेंगे आधुनिक युग। देखिए आधुनिक युग में किस तरह से नाटकों का विकास हुआ, आइए देखते हैं। आधुनिक युग में मानव के समक्ष अनेक समस्याएं हैं, यानी कि मानव के पास बहुत तरह की समस्याएं हैं। मानव की अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए आज अनेक समस्या नाटक लिखे जा चुके हैं। यानी कि मनुष्य की समस्याओं को दिखाने के लिए अनेक तरह के समस्या यानी प्रॉब्लम प्ले जो भी नाटक हैं उनको लिखे जा चुके हैं। वैसे तो प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी की रचना करके समस्या नाटक लिखने का श्री गणेश कर दिया था। प्रसाद जी के द्वारा जो ये नाटक लिखा गया ध्रुव स्वामिनी, ये एक समस्या नाटक है। तो उन्होंने जब इस नाटक को लिखा था तो कहा गया है कि इसका श्री गणेश कर दिया, यानी उसको लिखने की शुरुआत कर दी। किंतु इसका परिपक्व रूप लक्ष्मी नारायण मिश्र में ही मिलता है। मिश्र के साथ साथ अशोक जी ने भी अनेक सफल समस्या नाटक लिखे। देखिए प्रसाद जी के अलावा लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भी natak लिखे हैं समस्या वाला, और उनके अलावा अशोक जी ने भी बहुत तरह के सफल समस्या नाटक लिखे हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र
के प्रमुख समस्या नाटक हैं सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर। देखिए आपको आधुनिक युग के नाटककारों के और नाटकों के नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मुक्ति का रहस्य और सन्यासी, ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के आधुनिक युग के समस्या नाटक हैं। उन्होंने नाटक में प्राय गीतों को स्थान नहीं दिया। आशक के स्वर्ग की झलक, अलग अलग रास्ते, छठा बेटा, कैद और उड़ान प्रमुख समस्या परक नाटक हैं। देखिए ये सभी जो हमने नाटक देखे ये मिश्र जी के थे। अब यहाँ पर अशक जी के जो नाटक हैं स्वर्ग की झलक, अलग अलग रास्ते, छठा बेटा, ये सभी जो है समस्या नाटक हैं। इन्होंने इन नाटकों में सामाजिक समस्याओं को उभारने में सफलता प्राप्त की है। यानी जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको दिखाने के लिए उन्होंने इस नाटकों को लिखा है और इन्हें पूरी सक्सेस पाई है। ताकि यानी उन्होंने जो भी नाटकों में यानी कि जो भी समस्याएं थी समाज की, उनको पूरी तरह से दिखाया है अपने नाटक में। उसके बाद देखिए अगला है स्वातंत्र्योत्तर युग। तो अब इस युग के नाटक को हम देखेंगे। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक ने जीवन में जटिल बहुआयामी अनुभवों की प्रामाणिक, गहन एवं बेलाग पहचान प्रस्तुत की है। इन नाटकों में आधुनिक मानव के विभिन्न दबावों की टकराहट और तनावों की कसमसाहट भरपूर है। घर परिवार के विघटन, आदमी की टूटन, स्त्री पुरुष संबंधों के बदलते रूप, मृतकों का आधुनिकीकरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, परिस्थितियों के द्वंद्व, राजनीतिक जीवन की विसंगतियां आदि को इन नाटकों में चित्रित किया गया। यानी स्टूडेंट्स स्वातंत्र्योत्तर युग के जो नाटक हैं, अभी हमने यहाँ जितने भी टॉपिक देखे हैं, इस युग के नाटक में इन्हीं को मतलब प्रस्तुत किया गया, इन्हीं नाटकों का चित्रण किया गया, इन्हीं नाटकों पर लिखा गया है, इन्हीं को नाटक का विषय बनाया गया है। तो आपको याद रखना है। स्वातंत्र्योत्तर नाटककारों में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, लाल का अंधा कुआं, मादा कैक्टस, शंकर शेषकार एक और द्रोणाचार्य, सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग, शरद जोशी के परिक्रमा, किसी बहाने, दया प्रकाश सिन्हा का कथा, एक कंस की, भीष्म साहनी का हानूस, मुद्रा राक्षस की गुफाएं आदि महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि हैं। यानी इन नाटककारों के जो नाटक हैं ये सभी स्वातंत्र्योत्तर युग के नाटक हैं। तो हमने आज की वीडियो में नाटक का उद्भव देखा किस तरह से हुआ, और नाटक में जितने भी युग में जो जो नाटक लिखे गए, उस पर किन किन टॉपिक पर लिखे गए, हमने सबको पढ़ लिया। और स्टूडेंट्स आगे की वीडियोस को मैं अपलोड करूंगी, आपके जितने भी टॉपिक है सभी पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको प्लेलिस्ट में चेक करते रहिएगा, मैं उस पर वीडियो डालती रहूंगी जैसे जैसे अपलोड होती रहेगी। और देखिए स्टूडेंट्स उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं इसका मॉडल पेपर भी अपलोड करूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके अलावा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस और आंसर होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। यानी आप अपने यूनिट्स के साथ साथ मेरे चैनल पर अपने मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।